Hello friends, welcome to my YouTube channel Balshri Neha Classes which rests on the mantra of success begins here. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे ये जो वीडियोस हैं ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवा रहा है और साथ ही में जो भी सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई आईसीएसई क्लास 12 के जो अभी बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। आज ही सवेरे मैंने एक वीडियो डाला है। जो भी बच्चे सीबीएसई 12 से बिलोंग करते हैं वो आज मैथ्स का मेरा एक लेक्चर मैंने सवेरे अपलोड कर दिया था, तो उसको काइंडली देख लें। मैं यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे मैं आई डिस्क्रिप्शन दे दूँगी उसका। और साथ ही में वो सभी बच्चे जो कि ऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हों तो वो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट हैंड कॉर्नर पे आई विल प्रोवाइड द आई लिंक ऑफ ऑल द प्रीवियस वीडियोस और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी, तो काइंडली आप उसको चेक कर लीजिए। चलिए, आज का जो लेक्चर है वो है हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2020 का, जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ स्टार्ट करी है और पेपर 1 की उसका ये पार्ट 3 है। मैंने रीजनिंग के भी स्टार्ट करी हुई है, लॉजिकल रीजनिंग की, जिसमें मैंने ब्लड रिलेशंस पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगेन यहाँ मैं राइट हैंड कॉर्नर पे उसका आई लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो काइंडली आई बटन पे क्लिक करके आप सारे पुराने वीडियोस देख लीजिए और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वो प्रोवाइड किया हुआ है। सो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा एडोलेसेंट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया था जब मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ का सीरीज स्टार्ट करी थी टीचिंग एप्टीट्यूड की। उसमें मैंने फर्स्ट 2 लाइन्स पूरी कंप्लीट करा दी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, और ये थर्ड लाइन है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम अधिगम की विशेषताएं बोलते हैं या शिक्षार्थी या जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसकी विशेषताएं बोलते हैं। तो उसका एक पहला पार्ट है जिसमें कि आज मैं एडोलेसेंट वाला जो पार्ट है उसको डील करूँगी, यानी किशोरावस्था में अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि मेरे ये जो यूजीसी नेट की जो मैंने वीडियोस स्टार्ट करी हैं वो पहली बात तो सारे ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है, और साथ ही में ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम यानी बायलिंगुअल हैं। तो जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो हिंदी मीडियम के भी हैं वो भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब अगर आप इस टेम्पलेट को देखें तो यहाँ पे नेहा सरप्राइज बॉक्स मेंशन है। मैंने पहले ही बताया है कि आप जो भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, वीडियोस दूँगी, उनमें एक आपको नेहा का सरप्राइज़ का पिटारा ज़रूर मिलेगा, जिसको आपको जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना होगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तभी आपको वीडियो में क्या आज सरप्राइज़ है, क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उसको आप जान सकेंगे। और ये जो भी बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये सरप्राइज बॉक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें कुछ पजल्स होते हैं या तो फिर कुछ करंट फैक्ट्स होते हैं जिनको मैं बताती हूँ, या तो फिर कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल चीज़ होती है एक्सेट्रा। तो काइंडली वीडियो के एंड तक बने रहें एंड इट्स टोटली अप टू योर डेस्टिनी कि आज आपके सरप्राइज के पिटारे में क्या है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2020 का पेपर 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 3, जिसमें आदम किशोरावस्था में अधिगम की विशेषताएं यानी एडोलेसेंट लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको आज हम डील करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किशोरावस्था होती क्या है। किशोरावस्था माने
कोई भी बंदा जो 12 से 18 साल के बीच आता है वो किशोर कहलाता है या एडोलेसेंट कहलाता है। अब मैंने लेक्चर के पहले जो यूजीसी नेट जेआरएफ वाला मैंने शुरू किया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उससे पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि लर्निंग का या टीचिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है। वो उद्देश्य होता है बच्चों के बिहेवियर में, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, परमानेंट परिवर्तन लाना, ताकि उसको वो जो भी वो सीखते हैं उसे वो हमेशा के लिए याद रखें और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सके। इसी को बोलते हैं लर्निंग या सीखना या अधिगम। तो लर्निंग क्या है? हैज़ बीन डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। पहले ही मैंने बताया हुआ है, इंग्लिश वाला आप रीड करिए आपको समझ में आ जाएगा कि लर्निंग क्या होता है। जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है अगर वो फुलफिल हो जा रहा है, अगर टीचिंग का जो एम है, जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो जाता है, तो मतलब पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो उसका क्या होगा असर? उसका यही असर होगा कि लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जिस चीज़ को सीखेंगे उसको वो यूज़ करके अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। तो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। द चेंज टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस। अब ये जो लर्निंग होगी ये दो तरीके से हो सकती है, या तो आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी या आप चीज़ों को अपने आप ही महसूस करके, एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके सीखेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है? द अकर चेंज, और इससे जो भी आपने सीखा उससे जो आपके अंदर चेंज आया मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। वो परमानेंट होना चाहिए, हमेशा के लिए हो जाना चाहिए, ताकि आप उसे हमेशा के लिए याद रखें और अपने लाइफ में उस सीखी हुई चीज़ का उपयोग करें। वरना फिर आपकी शिक्षा का महत्व ही क्या है? आपने कुछ सीखा, आज सीखा कर भूल गए, उसको आपने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया, तो उस चीज़ को सीखने से आपको क्या फ़ायदा मिला? कोई लाभ नहीं मिला। अगर आपको कहते हैं ना गलतियों से सीखना चाहिए, तो उससे क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि गलतियाँ करी हैं, उससे सीखो और आगे उस गलती को ना दोहराओ, तभी आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। ठीक। तो ये हुआ आपका लर्निंग क्या होता है। इसको आप हिंदी में यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। मैंने समझाया तो टोटली इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन परिवर्तन चलने वाले जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। जैसा कि मैंने बोला कि या तो वो अनुभव से सीखेगा या उसको जो चीज़ सिखाई जाएंगी उससे वो सीखेगा। तो ये नॉर्मल है। लर्निंग होती क्या है, अधिगम होता क्या है, पहले उसका मतलब था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने हिंदी में एक उदाहरण दिया हुआ है। चलिए पहले मैं इसको समझा देती हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बेटर हो जाए। एक उदाहरण है कि कोई एक बच्चा है, उसने बचपन में देखा कि एक कोई जलती हुई चीज़ उसके सामने है, दिया है, मोमबत्ती है, तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि ये आखिर हो कैसे रहा है। वो उसकी तरफ दौड़ता है, उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही उसकी लौ पकड़ता है उसका हाथ जल जाता है। ठीक है, उसे गरम गरम लगता है, तो वो अनुभव करने लगता है। आगे से जब भी उसके सामने कोई जलती हुई चीज़ आएगी तो वो अपने अनुभव को याद करेगा कि भैया मैंने पहले ऐसे किया था तो मेरा हाथ जल गया था, मुझे चोट लग गई थी, मैं रोने लगा था, मुझे दर्द हुआ था। तो वो आगे जाके उस चीज़ को नहीं करेगा, नहीं जाएगा उसके पास और फिर आगे उससे डरने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपने अनुभव से सीखा। यही पूरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। मेरा रीड करने का कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि मैं ऑब्वियसली आपको सब कुछ पहले ही समझा दे रहे। ठीक है, अब है यहाँ पे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा टॉपिक क्या है? अधिगम की विशेषताएं। अब ये विशेषताएं 4 तरह की होती हैं: पर्सनल,
एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। पर्सनल माने निजी विशेषताएं, मतलब सीखने से उसके निजी स्वभाव में क्या परिवर्तन आ सकता है, वो सब निजी विशेषताओं के अंदर आएगा, पर्सनल के अंदर आएगा। एकेडमिक या शैक्षिक विशेषताएं, वो किस लक्ष्य से शिक्षा ग्रहण करता है, उसको एग्जाम पास करने होते हैं वगैरह वगैरह, आगे बढ़ना होता है, क्लास में फेल नहीं होना होता, तो ये सब शैक्षिक विशेषताएं हैं। इस उद्देश्य से भी वो अपनी शिक्षा को ग्रहण करता है। सोशल इमोशनल, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में सरवाइव करने के लिए, भावनात्मक रूप से एग्जिस्ट करने के लिए, बने रहने के लिए, ताकि कोई भी उसको आगे जाके लाइफ में बेवकूफ़ ना बना पाए, इसलिए वो समाज में रहने के लिए भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाती है उसकी लाइफ में। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक, अगली विशेषता क्या हुई, सामाजिक व भावनात्मक। लास्ट होती है कॉग्निटिव, जिसको हम संज्ञानात्मक विशेषताएं कहते हैं। मतलब वो सारी विशेषताएं, वो सारे फीचर्स, वो सारे लक्षण जो कि टीचिंग में होते हैं, जो आपके मस्तिष्क के उद्भव में, विकास में मदद करते हैं, आपके मेंटल स्ट्रेंथ को जो बनाने में हेल्प करते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लर्नर्स की कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। आई होप ये मोटा मोटा तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको इन चारों को ही यूज करते हुए दो पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट है आपका एडोलेसेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, वयस्क, सॉरी एडोलेसेंट आपका किशोर होता है ना, एडोलेसेंट आपका किशोर हो गया। तो आपको दो पार्ट में इन चारों विशेषताओं को पढ़ना है। एक किशोरावस्था के लिए यानी कि एडोलेसेंट के लिए, और एक वयस्क के लिए यानी आपके अडल्ट के लिए। अब अडल्ट वाले का मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। और उसके बाद आपका एक टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस, माने निजी विभिन्नताएं, ठीक है, या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इस पर मैं तीसरा टॉपिक लेके आऊँगी। सो अभी इसी टॉपिक के 3 पार्ट होंगे। पहला टॉपिक मैंने आज शुरू कर दिया है, लेक्चर पहला पार्ट, बाकी 2 पार्ट अभी मैं और लेके आऊँगी। एक मैं आपका वयस्क वाला ले लूँगी, एडल्ट वाला, और एक मैं आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं ले लूँगी, ठीक है। तो चलिए आज हम किशोरावस्था वाला, अडल्ट वाला, एडोलेसेंट वाला स्टार्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, नेहा सरप्राइज बॉक्स फिर से आ गया है। तो ये आपको याद दिला रहा है कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। आज आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं किशोरावस्था में, एडोलेसेंट में अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब जो भी लर्नर, जो भी शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करता है किशोरावस्था में, वो इन विशेषताओं के लिए ही, शिक्षा की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते ही शिक्षा को ग्रहण करता है। मतलब शिक्षा हमें ये चीज़ें देती है, इसीलिए वो शिक्षा को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। पहला क्या है, रेस्टलेसनेस एंड फटीग ड्यू टू हार्मोनल चेंज। अब क्या होता है किशोरावस्था में, जैसे बच्चे बाहर से होते हैं, ठीक है, प्रौढ़ होते हैं, तो बाहर पे आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल और बॉडीली चेंज होते हैं उनकी बॉडीज में, ठीक है, हार्मोनल चेंज होता है, तो उससे उनको थकान ना महसूस हो, बेचैनी ना लगे, क्यूरियोसिटी ना हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब सिखाने का काम कौन करता है, शिक्षा करती है, ठीक है। बचपन से ही आपको जब भी प्राइमरी, प्री प्राइमरी में आप पहुंचते हैं, तो नॉर्मली देखा जाता है कि प्री प्राइमरी में गर्ल्स और बॉयज़ को सेपरेट सेपरेट बैठाया जाता है, इसीलिए क्योंकि उनको एक शुरुआत से ही एजुकेशन दी जाती है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज आ रहे हैं, तो आपको किस तरह से संसार में व्यवहार करना चाहिए। आप देखे होंगे जो टीचर्स होती हैं वो क्या करती हैं प्राइमरी में, जब लड़कियां होती हैं वो कोई गलत तरीके से बैठती हैं तो उनको समझाती हैं, बेटा ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठो,
ठीक है, आराम से बैठो, अच्छे से चलो, लड़कों की तरह क्यों चल रही हो। तो ये सब क्या होता है कि उनको अपनी बॉडी में जो उनके चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से उनको तैयार करना, लाइफ के लिए तैयार करना कि आगे जाके भी वह समाज में किस तरह से व्यवहार करेंगे। तो ये होती हैं सब निजी विशेषताएं। उनसे क्या होता है, परिश्रम ज़्यादा कराया जाता है, खेल कूद, गेम्स के पीरियड, ताकि उनमें एनर्जी बनी रहे, अपनी शारीरिक क्षमताओं को वो बढ़ा सके। तो ये सब आता है आपका निजी विशेषताओं के अंदर, जिसमें आपके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट किया जाता है, जिसमें आपको पहला मैंने दे दिया बेचैनी और थकावट को दूर करना, शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना, प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करना इत्यादि। यहाँ पे शिक्षा में ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, काइंडली इसको आप सही कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये बदल सब नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक डेवलपमेंट। मतलब मैंने बताया था एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो आपके विकास है उसको, कैरेक्टरिस्टिक को, उन विशेषताओं को हम इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक डेवलपमेंट में रखते हैं। इसमें पहला क्या है, मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर फॉलो किया है तो उसमें मैंने आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बताया। तो यहाँ पे किशोरावस्था में कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग आएगी, यहाँ पे आएगी ULT, ना MLT आएगा। मेमोरी लेवल, स्मृति लेवल भी नहीं आएगा बट उतना नहीं आएगा, और ना ही हमारा आएगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हायर लेवल का होता है। ये आपका है अंडरस्टैंडिंग बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, तो चीज़ों को समझने पे जोर देना। ठीक है, फिर एन इंटेंस क्यूरियोसिटी, लोग बच्चों में इस अवस्था में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, तो उस इच्छा की पूर्ति करना। ठीक है, हाई अचीवमेंट एंड चैलेंज एंड एंगेज, मतलब उनको हाई अचीवमेंट, आगे जाके बढ़ने की जो इनिशिएटिव होता है, दिमाग होता है, जो सोच होती है, वो डेवलप करना, वो विकसित करना कि हमें आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम में पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं। ये सब हमारा एकेडमिक डेवलपमेंट होता है, जिससे कि आपकी डिग्रियां बढ़ती हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में आपका एजुकेशन का लेवल भी बढ़ता है, जिसको आप आगे जाके अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं। क्योंकि आजकल बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के, बिना प्रॉपर शिक्षा के, बिना किसी डिग्री के आप किसी भी अच्छे काम में एंगेज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट्स थे, आप इसको प्लीज़ इंग्लिश वाले पॉइंट लीजिएगा। मैंने ऑब्वियसली आपको सबको समझा दिया है, और जो भी जिस पॉइंट में भी आपको प्रॉब्लम होगी आप उसको 1 2 3 करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। तो शैक्षिक विशेषताएं क्या है हिंदी मीडियम वालों के लिए, किशोर अवस्था में स्वयं पर निरीक्षण, अपने आप का निरीक्षण करना। मैंने बोला ना अंडरस्टैंडिंग लेवल, चीज़ों को समझना। यहाँ पे बचपन में आप गलतियाँ करते हैं, इस अवस्था में आपको अपनी गलतियों से सीखने का समय मिलता है। किशोर अवस्था में स्वयं पर निरीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति होती है। इस स्तर पर शिक्षण का स्वरूप शारीरिक व मानसिक विकास दोनों पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है यही यहाँ पे आपकी मेन है कि यहाँ पे आपके शरीर का विकास और साथ में मस्तिष्क का विकास दोनों साथ में किया जाता है। इसीलिए आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, सर्वे करने को दिया जाता है, आप जगह जगह घूमें, ठीक है, और डेटा कलेक्ट करें, आंकड़े प्राप्त करें। तो ये सब आपके शैक्षिक विशेषताएं होते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि खेल कूद हो गया, डांसिंग, सिंगिंग,
जो स्कूल में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें पार्ट लेने के लिए आपको कहा जाता है इस सदन में। क्यों? क्योंकि आपको आपके शरीर का भी विकास करना है इस अवस्था में, और आपके मस्तिष्क का भी विकास करना है। चलिए आगे क्या है, सामाजिक व भावनात्मक। किशोर अवस्था में बालक में जीवन दर्शन, नए अनुभव की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के न होने होता है। एक मिनट, न होने के कारण इसको काइंडली साइड कर लीजिए। न होने के कारण। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले मैं समझा देती हूँ। किशोर अवस्था में आते आते आपके जीवन में कई सारे चेंज आने लगते हैं। आपकी बॉडी चेंज तो आते ही हैं, आपके शारीरिक अवस्थाओं में तो चेंज आता ही है, लक्षणों में चेंज आता ही है, साथ ही आपको समझ भी आपकी बढ़ने लगती है। आप चीज़ों को देखना, महसूस करना, समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस अवस्था में आप जो भी बच्चे होते हैं ये ज़्यादातर अच्छी चीज़ों को पहले नहीं, गलत चीज़ों की ओर पहले अग्रसर होते हैं, चीज़ों को उनसे अट्रैक्ट होने लगते हैं और वैसा ही आचरण करने लगते हैं। आपने दो बच्चों को देखा, वो बच्चे हैं खेल कूद करने जा रहे हैं, आपके खेल के मैदान में आपके 5-6 बच्चे आपके साथ खेलते हैं। आपने देखा कि उनमें से जो 4 बच्चे हैं वो बहुत ही पैसे वाले हैं, हर समय बाहर का खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो आइसक्रीम खाते हैं। तो आप भी अपने मम्मी पापा से ज़िद करने लगते हैं कि नहीं मम्मी मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो दिलाओ। तो इस समय किशोरावस्था में बच्चे जो हैं चीज़ों की तरफ आकर्षित होना बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। तो शिक्षा का मेन लक्षण, शिक्षा का या अधिगम का, जब भी मैं अधिगम के लक्षण बोलती हूँ या अधिगम की विशेषताएं बोलती हूँ तो साथ ही में शिक्षा की भी विशेषताएं साथ ही में चलती हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। बिना शिक्षा के आपको लर्निंग या अधिगम नहीं हो सकता। ठीक है, तो शिक्षण आपका अपने अनुभवों से भी होता है और आप चीज़ों को देख के भी अनुभव करके भी सीखते हैं, और वो आपको फॉर्मली सिखाए भी जाते हैं, औपचारिक रूप से सिखाए भी जाते हैं स्कूल कॉलेज में और आपके घरों में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इस अवस्था में बच्चे चीज़ों की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो शिक्षा का मेन महत्व, मेन विशेषता इस समय यही है कि बच्चों को ये समझाना कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करने से उनका विकास होगा, क्या करने ना और क्या करने से उनका पतन होगा। ठीक है, क्या करना उनकी लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, क्या करना उनके लाइफ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब आपको किशोरावस्था में ही समझाया जाने लगता है। इसीलिए आप देखें 6, 7, 8 के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते समय टीचर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। 5 to 8, ठीक है, बच्चों को डांटना मारना तो नहीं चाहिए, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, बहुत गलत होते हैं, तो उनको बचपन में ही रोक देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में एक डर की भावना भी पैदा करना ज़रूरी है, चाहे वो घर में हो चाहे वो स्कूल में हो। तो ये सब काम आपका सोशल लेवल पे होता है या भावनात्मक तौर पे किया जाता है, समझाया भी जाता है और समाज में रहने के लिए आपको सिखाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक, तो ये था आपका सामाजिक। मैं इसको पढ़ देती हूँ। किशोर अवस्था में बालक में जीवन दर्शन, नए अनुभव की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के न होने के कारण ही उनमें आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म होता है। इसी अवस्था में उसमें समाज सेवा का भाव भी उत्पन्न होता है, वह सामाजिक बुराइयों पर अपना तर्क देने लगता है। इस प्रकार शिक्षण इस अवस्था में
सही मार्गदर्शन में सहायक है। आप अगर उसको अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं तो वो समाज सेवा भी करेगा, अपना टिफिन भी बच्चों के साथ शेयर करेगा, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, चोट लगेगी तो वो तुरंत दौड़ के जाएगा, उसकी हेल्प करेगा। वहीं अगर आप उसके गलत व्यवहार को बढ़ावा देंगे तो वो फिर उस तरह का आचरण करने लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेहा सरप्राइज बॉक्स फिर से आ गया है। ये आपको पुनः याद दिला रहा है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको एंड में ज़रूर आज कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, तो काइंडली वीडियो के एंड तक बने रहें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी इसका एडवांटेज मिल सके। लास्ट जो हमारे था वो था संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव, जिसको मैंने पहले ही समझाया है कि ये होता क्या है। ये आपके मस्तिष्क का विकास करता है, ठीक है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका मेंटल लेवल उस तरह का नहीं होता। इस स्टेज पे किशोरावस्था में उनकी बॉडी में चेंज आने लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके मस्तिष्क में भी चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। उनसे उस तरह की एक्टिविटीज़ कराना। बचपन में हम ABCD सिखाते थे, तो अब हम प्राइमरी में उनको वर्ड बनाना सिखाएंगे, सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, ताकि उनके मस्तिष्क का विकास हो सके, ठीक है। प्राइमरी में हम उनको रट्टा करवाते थे टेबल्स का, अब हम प्राइमरी में हम उनको ये टेबल्स कैसे आए वो सिखाएंगे। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको वेरी इंटरेस्टिंगली आपको MIT, UIT, RIT में सब बता दिया है। काइंडली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, और राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पे आपको आई बॉक्स पे भी लिंक दे दूँगी, तो आप उसमें सजेस्टेड वीडियोज़ में भी जाके देख सकते हैं। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक रिलेट टू सच थिंग्स एज अटेंशन स्पैन, आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना, ज़्यादा देर तक आप चीज़ों को कंसंट्रेट करें, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो आपके पीरियड्स होते हैं क्लास के उसको लंबा किया जाता है, ठीक है। पहले 20 मिनट का होता था, तो अब आधे घंटे का 45 मिनट का किया जाता है। आपकी मेमोरी को बिल्ड करना, आपको लर्निंग के लिए चीज़ें दी जाती हैं। मेंटल प्रोसीजर, आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं। आपके इंटेलेक्चुअल स्किल को बढ़ाना, आपके प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास भी होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। कोई समस्या आ जाए तो अपने द्वारा जो आपने प्राप्त की है अपनी नॉलेज को, उसको कैसे अप्लाई करके आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको ऊपर भी यहाँ पे जोर दिया जाता है। तो एक तरह से आपके ब्रेन का डेवलपमेंट, ठीक है, आपके मस्तिष्क का डेवलपमेंट ही ये कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। संज्ञानात्मक विशेषताएं कहलाती हैं अधिगम की। किशोर अवस्था में मस्तिष्क का विकास लगभग सभी दिशाओं में होता है। वह कल्पनाओं, नैतिक तथा अनैतिक विषयों के बारे में सजग हो जाता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में किशोर की संज्ञानात्मक प्रवृत्ति का ज्ञान आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का मेरा लेक्चर। काइंडली आपको मेरा वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनकी डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। और प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करने से समझ में आता है कि आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आ रही हैं तो यस लिखिए, नहीं आ रही हैं तो अपनी क्वेरीज या अपने डाउट लिखिए। आपको जिस सब्जेक्ट पे, जिस टॉपिक पे मदद चाहिए, उस टॉपिक को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल डेफिनेटली अपलोड अ वीडियो ऑन दैट। मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगी। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं डेली ही एक ना एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर रही हूँ। कभी कभी तो 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड हो जाते हैं। आज ही मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। तो काइंडली लॉकडाउन के समय में अपनी एजुकेशन से
कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। लॉकडाउन के समय में शेयरिंग इज़ केयरिंग का महत्व बढ़ जाता है। इससे प्लीज़ मेरे इन वीडियोस को, चैनल को, लिंक्स को ज़रूर और लोगों में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस समय अपने इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों। नाउ फ्रेंड्स, अब वक्त आता है आज के नेहा सरप्राइज बॉक्स के पिटारे को खोलने का। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं आज के सरप्राइज के पिटारे में क्या है। चलिए, आज के सरप्राइज के पिटारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। प्लीज़ जब भी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट का सेक्शन आए, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, काइंडली एक पेन कॉपी लेके इसको नोट ज़रूर करें। ये आपके करंट अफेयर के सेक्शन को साइड बाय साइड ही प्रिपेयर करता चला जाएगा। तो आज का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, करंट फैक्ट है, वो है विद्यादान 2.0। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के एचआरडी मिनिस्टर हैं, जो कि जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है विद्यादान 2.0। अब ये विद्यादान 2.0 क्या है? ये विद्यादान 2.0 नाम ही से क्लियर है, विद्या का दान है। लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये एक प्रोग्राम निकाला है जिसमें ऑनलाइन बच्चों जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मदद के लिए जो भी बच्चे या जो भी लोग, जो भी टीचर्स या कोई भी कुछ भी तरह का एजुकेशनल मटेरियल अगर ई तौर पे, यानी अगर ऑनलाइन तौर पे सॉफ्ट कॉपी में, कंप्यूटराइज मैनर में, डिजिटल फॉर्म में, जैसे पीडीएफ हो गया या कोई नोट्स हो गए या कोई वीडियो लेक्चर हो गया, ये अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो इस ई पोर्टल पे, जिसका नाम है दीक्षा प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके अपने जो कंटेंट है, जो आप पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। सरकार उसको डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूज़ करेगी बच्चों की ऑनलाइन टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, इससे जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उनकी भी मदद हो जाएगी, ताकि वो भी उन लेक्चर्स का, उन वीडियोस का, उन मटेरियल का यूज़ करके बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग में मदद करें। जल्दी इसका जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए, दान देने के लिए निमंत्रण, एप्लीकेशन, इनविटेशन दिया जाएगा। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट, विद्यादान 2.0, जिसमें आपके 3 चीज़ें, 4 चीज़ें पढ़ने लायक हैं। विद्यादान क्या है, किसने शुरू करी है, किस प्लेटफॉर्म पे शुरू हुई है, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे शुरू हुई है, और उसका मेन काम क्या है, वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यही मेरा ख़त्म होता है आज का लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फॉर नाउ आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आऊँगी, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का 4th पार्ट, जो कि होगा वयस्कों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का वयस्कों के लिए लर्निंग की क्या, अधिगम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अडल्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग की। ठीक है, और साथ ही में मैं अब सिलॉग शुरू करूँगी जो भी रीजनिंग वाले हैं उनके लिए। ठीक, तो काइंडली शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए कि अब जो रीजनिंग का जो टॉपिक है उसमें मैं सिलोगिज्म स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको ऑल मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर दिस, सभी आम सेब हैं, कुछ आम केले हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कथन निष्कर्ष वाले, वो मैं सॉल्व करना सिखाऊंगी।
फॉर नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।